10th क्लास है और 10th क्लास में आज ये 5वां पीरियड आपका है। आपका टॉपिक रहेगा आनुवांशिकता। प्यारे बच्चों, आप लोग देखते हो समाज में कि जो जीव जैसा होता है उसकी संतान भी वैसी ही होती है। रंग, रूप और आकृति, लंबाई इत्यादि में जैसा जीव होता है उसकी संतति भी वैसी ही होती है। ऐसा ही है ना? यानी कि जीव के जो लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। अब प्रश्न यह है आनुवांशिकता। अनु मीन्स स्वयं, वांशिकता मीन्स वंश, आगे की वृद्धि। यानी कि प्रत्येक जीव अपने अंदर निहित लक्षणों को अपनी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। कोई सा भी जीव हो, चाहे वह जंतु हो, चाहे वह वनस्पति हो, सभी जीव जंतु अपने शारीरिक लक्षणों को क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतति में स्थानांतरित करते हैं। तो उन लक्षणों को, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं, संतान में जाते हैं, उन लक्षणों को हम कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। कौन से हैं आनुवांशिक लक्षण? आनुवांशिक लक्षण जैसे इनको हम वंशागत लक्षण भी कह सकते हैं। वंशागत लक्षण, वंशागत लक्षण कौन से होते हैं? जो माता पिता से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे आपके माता पिता लंबे हैं तो आपने देखा होगा अक्सर संतान कैसी होती है? लंबी होती है। माता पिता का रंग बहुत साफ है, गोरे हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा संतान का रंग भी गोरा होता है। आपके नाक, आंख, कान, चेहरे की बनावट इत्यादि, ये सब जो है कहां से आते हैं? माता पिता से आते हैं। इनको हम बोलते हैं वंशागत लक्षण। ये सभी जीवों पे लागू होता है। सभी जीव अपने इन लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में स्थानांतरित करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वंशागत लक्षण या आनुवांशिक लक्षण, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में स्थानांतरित होते हैं। और इनके इस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। यानी कि ये लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उसके अध्ययन को हम आनुवांशिकता या हेरेडिटी कहते हैं। ठीक है। आज हम इसी का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में वो लक्षण पहुंचते हैं। ठीक है। इसके संबंध में आपको पता होना चाहिए कि एक वैज्ञानिक हुए ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको आनुवांशिकता का जो है पिता भी कहा जाता है। ठीक है। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने ही अध्ययन करके, सिद्धांत प्रतिपादित करके आनुवांशिकता की एक पूरी जो है वो सीरीज तैयार की। आनुवांशिकता के लक्षणों पर आधारित पूरी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी चीजें, तो इसीलिए उनको कहा जाता है। तो वंशागत लक्षण और अवंशागत लक्षण। अवंशागत लक्षण कौन से होते हैं? वंशागत लक्षण हमने आपको बताया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। जैसे लंबाई का लक्षण हो गया, नाक, आंख, कान का लक्षण हो गया, शरीर की बनावट का लक्षण हो गया, रंग का लक्षण हो गया, ये वंशागत होते हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो वंशागत नहीं होते हैं, उनको हम अवंशागत कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई पहलवान व्यक्ति है, उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि उसकी होने वाली संतान की मांसपेशियां मजबूत या जरूरी मतलब तंदुरुस्त हो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये अवंशागत, उसका व्यवहार
मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही एग्रेसिव है, लड़ने झगड़ने वाला है, व्यवहार कुशल नहीं है, लेकिन उसकी ये कोई जरूरी नहीं कि उसकी संतान जो है उसी के व्यवहार पे हो। उसका संतान अच्छी हो सकती है, मितव्ययी हो सकती है, मीठा बोलने वाली हो सकती है। तो इनको आवाज, ये व्यवहारिक परिवर्तन लाते हैं। समाज में रह करके व्यवहारिक परिवर्तन जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं अवंशागत लक्षण। ठीक है ना। अब प्रश्न ये होता है कि वंशागत लक्षणों पर अध्ययन करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनी लाइफ में, ग्रेगर जॉन मेंडल भी क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक होने के नाते उनका जो रिसर्च पर ही ध्यान अंकित था, तो उन्होंने मटर के पौधे को चुना। किस पौधे को? मटर के पौधे को। मटर के पौधे को ही क्यों चुना, ये खास बात है। सबसे पहली चीज तो ये है कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी कि 1 वर्ष में ही उसका जो संतति है वो आ जाती है, दूसरा पौधा बन जाता है, तो समय कम लगेगा, इसलिए हमें लक्षणों का ज्यादा से ज्यादा पता चल सकेगा। दूसरा ये है कि इसमें वैरायटी बहुत सारी है। मटर के पौधे में छोटे कद के पौधे भी आते हैं, बड़े कद के पौधे भी आते हैं, पीले फूल वाले पौधे भी आते हैं, सफेद फूल वाले पौधे आते हैं, लाल फूल के पौधे आते हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी। तो उस वैरायटी को भी हमें देखना था, क्योंकि हमें जो लक्षण देखने हैं कि कौन से लक्षण कैसे आगे जाकर के बदलते हैं या पहुंचते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके लिए उनको अलग अलग वैरायटी मिल जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि नर और मादा जो जननांग हैं वो एक ही फूल में होते हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जैसे गुड़हल का फूल है, ठीक है, गुड़हल के फूल में आपने देखा होगा इस तरह से एक लंबी सी पुंकेसर नाल निकली रहती है, उसमें नीचे जो है ये तो उसका वर्तिका ग्रोथ, ये वर्तिका होती है, और इसमें इस तरह से पुंकेसर होते हैं ना। कभी देखा है गुड़हल का फूल? तो इसमें दोनों तरह के जो जननांग हैं, पुंकेसर पुरुष जननांग, और वर्तिकाग्र और वर्तिका ये क्या है, मादा जननांग। ठीक है ना। इसी तरह से मटर के पौधे में भी होता है कि दोनों तरह के जननांग जो है वो एक ही फूल में पाए जाते हैं। कुछ चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी है। पहली चीज है परागण। परागण किसे कहते हैं? ठीक है, परागण समझते हो? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम परागण क्रिया कहते हैं। समझ गया? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या दूसरे पुष्प की, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये फूल है और इस फूल में ये मान लीजिएगा ये इसका वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है, और इसके ऊपर ये परागकण लगे हुए हैं इस तरह से। ये पुंकेसर है, इसमें ये पुंकेसर में परागकण होते हैं। जब हवा चलती है तो परागकण क्या होते हैं, गिर जाते हैं, और परागकण क्या होते हैं, कई बार जो दूसरा उसी पौधे का जो दूसरा पुष्प है उस पर गिर जाएंगे, या हवा के साथ फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। कई बार कीट पतंगे जो होते हैं वो भी इसको ट्रांसफर करते हैं। तो परागण क्रिया कई तरह की होती है। इसमें सबसे पहले स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। पहले तो आपको परागण समझना है। परागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण, कहां होते हैं परागकण? इन पुंकेसर पर लगे होते हैं। ये परागकण इसी पुष्प की
वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम परागण क्रिया कहते हैं। अब ये परागण के पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो 2 बार में होती है, मतलब 2 तरह से हो सकती है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब हुआ अपने ही फूल की वर्तिकाग्र पर, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो समझ लीजिए उसको क्या कहेंगे हम, स्वपरागण। और जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो हम क्या कहेंगे, उसको परपरागण कहेंगे। अब ये पहुंचने का माध्यम परपरागण कितने तरह का हो सकता है, जैसे वायु द्वारा तो वायु परागण, जल द्वारा जल परागण, कीट द्वारा कीट परागण और जंतु द्वारा जंतु परागण। ठीक है ना, समझ रहे आप? ये परागण की क्रिया का माध्यम है वायु परागण। हवा जब चलती है तो परागकण क्या होते हैं, हवा में बहना शुरू कर देते हैं और वो हवा में बहने से फिर किसी भी पुष्प पर गिर सकते हैं, तो वहां पर उसको क्या कहेंगे, वायु परागण। जल परागण, जो पौधे जल में रहते हैं तो जल में पराग के कण जो हैं वो जल के प्रभाव में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे पहुंचते हैं तो उसको हम जल परागण कहते हैं। कीट परागण, आपने देखा होगा फूलों पर रस पीने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कीट जो हैं, कीट पतंगे तितलियां, ये सब बैठते हैं और वो बैठ करके क्या करते हैं, उनके पंजों में पंखों में वो परागण चिपक जाते हैं और फिर वो तितली या कीट उड़ करके दूसरे पौधे पर बैठ जाती है, वहां पर वो क्या होते हैं, जड़ जाते हैं। तो पराग के कण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर कीट के माध्यम से पहुंच जाते हैं, वहां पर क्या होता है, फिर परागण की क्रिया होती है, संकरण की क्रिया वो आगे बताएंगे, उसको कहते हैं कीट परागण। जंतु परागण, कुछ ऐसे बड़े बड़े पौधे भी हैं, जैसे रेफ्लेसिया का पौधा है, तो रेफ्लेसिया का पौधा काफी बड़ा होता है, उसमें हाथी जाता है और हाथी अपनी सूंड डालता है खाने के लिए और उसमें क्या होते हैं, हाथी की सूंड में बहुत सारे परागकण जो चिपक जाते हैं, फिर वो गया दूसरे पुष्प पर गया, दूसरे पुष्प में अपना सूंड डाली, वहां उसके परागकण छूट जाते हैं, तो वहां परागण की क्रिया जंतु के माध्यम से होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो जंतुओं के माध्यम से परागण की क्रिया होती है उसको हम जंतु परागण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज है संकरण की। जब पराग के कण है ना एक स्थान से यानी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंच गए तो उसको हमने परागण किया। परागण के बाद जो है फिर होती है निषेचन की प्रक्रिया, वो बाद में बताएंगे आपको, अभी हम यहां तक सीमित हैं। और इसमें हमें ये देखना है कि हम मटर के पौधे में जो जेनेटिक लक्षण हैं वो किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में पहुंचते हैं। इसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया और सबसे पहले उन्होंने एक लक्षण को लिया, जैसे उन्होंने 3 नियम बनाए। नंबर 1 प्रभावता का नियम, प्रभाविता का नियम। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे, प्रभावता का नियम। इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव में 2 तरह के लक्षण होते हैं। लक्षण कैसे होते हैं? एक प्रभावी लक्षण होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं? अप्रभावी लक्षण होते हैं। प्रभावी लक्षण वो होते हैं जो किसी भी जीव शरीर में दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण। जो लक्षण जीव शरीर में सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन लक्षण होते हैं उनके अंदर, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं,
इसीलिए उनको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। समझिए आप। देखिए प्यारे बच्चों, हम आप लोग विज्ञान पढ़ते हैं। हमारे यहाँ समाज में विज्ञान का प्रचलन बहुत पहले से था। आप लोगों को पता नहीं है। हम लोग जब परिवारों में अपने शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं, शादी ब्याह करने जाते हैं, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या पूछते हैं? वो लड़के की और लड़की की ननिहाल पूछते हैं कि भाई इसकी ननिहाल कहाँ है। क्यों? ननिहाल से क्या लेना देना? भाई शादी तो मैं करनी है लड़के और लड़की से, तो ननिहाल को क्यों पूछते हैं? वो ननिहाल को इसलिए पूछते हैं कि लड़के या लड़की में कोई लक्षण ऐसा भी हो सकता है जो ननिहाल से यहाँ पर न आ जाए, क्योंकि वो सुप्तावस्था में पड़ा होगा। और जब यहाँ पर अभी बताएंगे आपको प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी में किस तरह से वो दृष्टिगोचर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो पूछते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम उस चीज को जान लें कि आखिर कौन सा लक्षण प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है। इसके लिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया और एक लिया लंबा पौधा, दूसरा लिया बौना पौधा। ठीक है, बौना पौधा मटर का। ठीक है, लंबे पौधे के जो युग्मक थे उनको हमने टी और टी से डिनोट कर दिया, और बौने पौधे के युग्मक यानी कि उनके लक्षण युग्मक थे उनको हमने टी टी से डिनोट कर दिया। ठीक है, इसमें लंबेपन के लक्षण है और इसमें बौनेपन के। एक बौना पौधा है और एक लंबा पौधा। दोनों पौधों को आपस में संकरित कराया गया, संकरण कराया गया। ठीक है, उनका पॉलिनेशन, निषेचन, इसको संकरण कहते हैं। तो यहां पर ये दो युग्मक तैयार हुए, पहला युग्मक टी, दूसरा युग्मक लंबेपन के। भाई इसके पास जो लक्षण हैं वही रहेंगे। ये क्या है? ये शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा पौधा, और ये शुद्ध बौना पौधा है। ये दोनों पौधे प्योर हैं, इनमें कोई संकरण नहीं है, इनके अपने लक्षण हैं। ये शुद्ध लंबा है और वो शुद्ध बौना है। अब इनके जो युग्मक तैयार हुए वो शुद्ध लंबे तैयार हुए। ठीक है, ये दोनों युग्मक, ठीक समझ में आ रही बात? अब इनको आपस में क्रॉस कराया गया। क्रॉस मीन्स संकरण कराया गया। तो देखिए एक लक्षण यहां से आएगा और इसका एक लक्षण यहां से आएगा, इसमें भी एक लक्षण यहां से आएगा, एक लक्षण यहां से आएगा, टी और टी। ठीक, अगर मान लीजिए ये वाला जो है इससे क्रॉस करता संकरित होता है तो भी यही स्थिति रहेगी। ये वाला जो है इससे क्रॉस करता है तब भी यही स्थिति रहेगी। हाँ देखिए, ये तो थे मात्र पौधे, इनको क्या कहेंगे हम? मात्र पौधे। ठीक है, और ये कैसे हैं? ये हैं ये आपका 1 2 3 4, ये हैं संतति पौधे। क्या बोलते हैं इनको? संतति पौधे। इनको अंग्रेजी में ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, संतति पौधे। और इसको हम वैसे क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, यानी कि इसको प्रथम पीढ़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। भाई ये मात्र पौधे हो गए और इनकी पहली पीढ़ी क्या है? ये। अब आप ध्यान दीजिए, पहली पीढ़ी में जो उन्होंने देखा वो ये देखा कि सारे के सारे पौधे लंबे थे। कैसे थे? सारे पौधे लंबे, यानी कि प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे? लंबे, लंबे पाए गए। ठीक है, उसकी आंतरिक संरचना क्या थी सभी की?
सभी की आंतरिक संरचना क्या थी? पी और पी। लेकिन सभी कैसे थे? सभी संकर लंबे थे। आप ये देखो, ध्यान देने की बात यहां पर ये है कि मात्र पौधे तो थे शुद्ध। देख रहे हैं यहां पर जो लंबा पौधा था, इसके अंदर जो लक्षण थे लंबाई के ये, और इसके अंदर बौनेपन के लक्षण थे। लेकिन इसमें लक्षण तो इसका लंबा रहा। प्रथम पीढ़ी में जो दिखाई दिए वो सभी लंबे पौधे दिखाई दिए, लेकिन इनकी जो जीनिक संरचना है, समझिए आप, जो इनकी आंतरिक जीनिक संरचना है वो क्या है? वो संकर लंबे हैं। तो सभी बस कैसे हैं? संकर लंबे। तो क्या हुआ? ये सारे पौधे लंबे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दृष्टिगत होता है, उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण। और जो दृष्टिगत नहीं होता है उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अब आप बताइए इसमें प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ? बताओ बच्चों, प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ? लंबेपन का। भाई लंबेपन का तो सारी संतानें कैसी है? लंबी है ना, तो लंबेपन का लक्षण दिखाई दिया, तो इसलिए प्रभावी लक्षण लंबेपन का। ठीक है, लंबाई का। और अप्रभावी लक्षण कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? बौनेपन का। बोलो भाई, तुमसे तो अच्छी 9th क्लास थी है। बौनेपन का, ठीक है ना? प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, यहां तक समझ में आया? जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण छिपे रहते हैं उनको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में सभी संतानें संकर होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं? जो लक्षण उनके दिखाई देते हैं उनको प्रभावी, और जो नहीं दिखाई देते उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब यहां पर दूसरा चीज देखिए, ये समझ में आ गया सभी के? अब हमने अभी क्या लिया था? सबसे पहले शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा लिया था। ठीक है, अब हम द्वितीय पीढ़ी की बात करेंगे। चलिए, संकर लंबे पौधे। ठीक है, संकर लंबे पौधे। पहले भी हमने लंबे लिए थे, लेकिन वो कैसे थे? शुद्ध थे। आपने क्या लिया? अब संकर लंबे लिए। तो संकर लंबे में क्या होंगे? ये दोनों पौधे हैं, एक ये पुरुष और एक ये माइनस, ये मादा। ठीक है, अब इनके जो युग्मक बनेंगे, आप देखिए यहां पर ध्यान से, भाई जो लक्षण हमने यहां संकर के रूप में लिए हैं वो युग्मक इनके कैसे बनेंगे? ये वाला लक्षण इसमें आ जाएगा और ये वाला लक्षण इसमें आ जाएगा। इसको हम बदल देते हैं चौक से। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी चल रही है? प्रथम पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी है, और इसको क्या कहते हैं? संकर पीढ़ी।
अब इसके लक्ष्य ये युग्मक बन गए। अब ये युग्मक देखिए, ये वाला युग्मक इस वाले युग्मक के साथ जुड़ सकता है, कोई प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, और ये वाला युग्मक इस वाले के साथ भी जुड़ सकता है, ये वाला युग्मक इसके साथ भी जुड़ सकता है, और ये वाला युग्मक इसके साथ भी जुड़ सकता है, क्योंकि ये पुरुष के हैं और ये मादा के हैं। अब यहां देखिए आप, अगर ये वाला इसके साथ जुड़ता है तो क्या होगा, टी और टी। ये वाला इसके साथ ये वाला इसके साथ जुड़ता है तो क्या हो गया, टी और टी। इसी तरह से ये वाला इसके साथ जुड़ता है तो भी क्या होगा, टी और टी। ये वाला इसके साथ जुड़ता है तो क्या होगा, टी और टी। ठीक है, समझ। ये कौन सी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है। अब दूसरी पीढ़ी में आप देखें, प्रभावी पौधे कौन कितने होंगे, 1 2 3 प्रभावी पौधे 3। कैसे होंगे, लंबे पौधे। ठीक है, अप्रभावी 1 यानी कि बौना पौधा, 3 लंबे हुए और 1 बौना। तो हमारा रेशियो क्या आया, 3:1। 3 लंबे और 1 बौना पौधा हमें प्राप्त हुआ। फिनोटाइप, शारीरिक रूप से, ये ध्यान देने की बात है, ये हमारा 3:1 रेशियो जो है वो कैसा है, ये फिनोटाइप है। फिनोटाइप। अब आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दें, हमें इसका जीनोटाइप भी निकालना है। क्या निकालना है, जीनोटाइप। जीनोटाइप से मतलब हमारा है इनकी जीनिक संरचना में क्या अंतर आया। आप देखो, यहां पर ये टी और टी है, यहां पर एक बड़ा टी है, छोटा स्मॉल टी है, बड़ा टी स्मॉल टी, और दोनों यहां पर छोटे छोटे टी है ना। यानी कि इसमें दोनों जो युग्मक हैं वो कैसे हैं, शुद्ध लंबाई के हैं। यहां पर एक शुद्ध लंबाई का है और एक शुद्ध बौनेपन का है। तो यहां पर जो जीनोटाइप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जीनोटाइप क्या है, 1:2:1 रेशियो। 1 क्या है, आप यहां लिख देता हूं मैं, एक तो शुद्ध लंबा पौधा और 2 संकर लंबे पौधे और 1 शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, समझ में आया नहीं। एक शुद्ध लंबा, देखिए आप, एक शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध बौना है। ठीक है, तो हमारा रेशियो हुआ 1:2:1। किस पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में तो सभी लंबे थे, दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, ये लंबाई में 3:1 का रेशियो आया है। 3:1 फिनोटाइप, शारीरिक रूप से। लेकिन अगर हम जीनिक संरचना देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे तो 1:2:1 का रेशियो आता है। यानी कि एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना, 2 संकर लंबे, 50-50 हो गया, है ना। अब यहां समझने की बात यह है कि इसमें से जो लक्षण संकर वाले थे वो दूसरी पीढ़ी में अपने लक्षण जो है क्या हो गए, अलग अलग हो गए। क्या हो गए ना, अलग अलग। यही कारण है कि हम लोग जो अभी हम आपको बता रहे थे कि अगली पीढ़ी के लिए हम पिछली पीढ़ी को ध्यान में रखते हैं। अगर कोई हेरेडिटी कैरेक्टर्स वाला व्यक्ति, हेरेडिटी कैरेक्टर्स, जैसे किसी को हीमोफीलिया का कोई रोगी है, हीमोफीलिया का जो लक्षण है
समझते हैं आप? हीमोफीलिया, जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है ना, उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया का रोग। और ऐसे रोगी व्यक्ति कहीं किसी से, या किसी को मान लीजिए हिस्टीरिया है, माइग्रेन है, तमाम तरह की बीमारियां हैं इस तरह की, और वो लक्षण रहते हैं और वो अगली पीढ़ी में जाते हैं, जो सुप्तावस्था में उसके अंदर पड़े हुए हैं, तो वो इसकी संतानों में आ जाते हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया है? गुड। तो ये दो, और बाकी आगे जो है हम आपको फिर अगली क्लास में बताएंगे। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए।